बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर सर्दी में इजाफा भी हो रहा है, वहीं पर बारिशें भी हुई गुज़िश्ता रोज़। और पंजाब में खुसूसन लाहौर में बारिशें हुई थंडरस्टॉर्म के साथ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ बाद मजीद मौसम सर्द होने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अबूजर जैसे डराने वाली बारिश थी, थंडरस्टॉर्म इतना ज्यादा था, इस कदर आवाजें आ रही थी और बिजली चमक रही थी कि मतलब दिल से दुआ निकल रही थी कि अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला हर तरफ से खैर रखे। क्योंकि कोविड के केसेस का भी अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी एक डिक्लाइन आया है, जो एक पीक गया था सेकेंड वेव में, बट स्टिल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपने SOPs को छोड़ना नहीं है। 2021 तो स्टार्ट हो गया और अब वैक्सीन की बात और ज़्यादा हो रही है कि पाकिस्तान खरीदारी के मराहल में भी दाखिल हो गया है, ट्रायल भी फाइनल फेज में दाखिल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। तो करना क्या है, सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड के लिए बार बार धोना है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपने नजर रखनी है पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, क्योंकि जिस तरह से PDM की तहरीक चल रही है, ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो पारा है वो भी मजीद हाई होगा। आपको लगता था कि शायद 2020 के दिसंबर में खासा हाई रहा, लेकिन जनवरी और फरवरी में मजीद हाई होने की इसलिए उम्मीद और या फिर नजर आ रहा है क्योंकि आगे सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, फिर तहरीक जो है मजीद जोर भी पकड़ सकती है, धरना भी होने जा रहा है, इसके साथ एहतजाज भी होने जा रहा है। तो ये तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, बड़ी अहम है पाकिस्तान में। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि तमाम सिचुएशन के साथ भी पाकिस्तान में मजीद बेहतरी आई इकोनॉमी वाइज। बिल्कुल, इसी के साथ हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और फिर इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। PDM का लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। मरीम नवाज पुरअज़्म कहती हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान लोगों की सहूलत देखकर करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा ग्रैंड डायलॉग इमरान खान के जाने के बाद होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हज़ारा बरादरी से मुज़ाकरात नाकाम। धरने के शुरका का सानिया मस्जिद के शोहदा की तदफीन से इनकार। वज़ीर आज़म इमरान खान के आने तक धरना जारी रखने का ऐलान। हुकूमत का 18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक क्लासेस का आगाज होगा। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 25 जनवरी से शुरू होंगी। जामियात 1 फरवरी से खुलेंगे। कश्मीर को आज़ाद करो। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे। सलामती कौंसिल ने 1949 में कश्मीरियों के हक़ को तस्लीम किया था। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 93वीं सालगिरह। मुल्क भर में तकरीबात मुनक्किद होंगी। गढ़ी खुदाबख्श में कुरान ख्वानी की जाएगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कल होने वाली तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर। हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर पे काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वो वजीर मौसूम जिन्हें नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट को मनसूख करने से ज्यादा दिलचस्पी है, वो सिक्योरिटी पर बहैसियत वजीर दाखिला उनका फर्ज है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे तवज्जो दें। पहले रेलवे के हादसों में बंदे मरते थे, अब दहशतगर्दी में बंदे मर रहे हैं। 11 जनवरी को इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, उसकी तमाम इत्तेहादी तंजीमें, तमाम कायदीन, हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात पे डिटरमिन है कि 11 जनवरी को फेज वाइज नहीं, मुल्क गिर इंशाल्लाह तालीमी अदारे खुलेंगे। नए स्ट्रेन की बात है जो UK का स्ट्रेन है। 4 मरीज पक्के जो तशखीस हुए हैं वो सिंध से हुए। 4 मरीज मशकूक जो हैं वो लाहौर के अंदर है। उनकी रिपोर्ट जो है और उनका जो सारा टेस्ट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को भेज दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो जीन सीक्वेंसिंग करेगी। तकरीबन 1 हफ्ते तक हमारे पास जब नताइज आएंगे हम आपके सामने रख देंगे। देखिए, नेग्लिजेंसी है, उसमें कोई शक नहीं है कि जब पहले एक इंफॉर्मेशन मिल गई है और वो भी 6 दिन पहले मिल गई है, उसके बावजूद आप 92 पुलिस वाले DSP SHO वहाँ पे डेप्यूट करते हैं, उसके बावजूद अगर इंसिडेंट हो जाए तो ये बहुत। तो नाज़रीन, PDM की तहरीक अपनी जगह, लेकिन जो कायदीन हैं उनके बयानात भी आते रहते हैं। और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कल एक अहम बयान आया मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ की जानिब से, उन्होंने कहा
कि लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा, ताहम उसकी तारीख का इंतखाब आवाम की सहूलत और फिर मौसम को देखकर रखा जाए। और ये बात पहले से की जा रही थी क्योंकि मौसम की सख्ती को खास तौर पर मलहूज़े खातिर रखा जाएगा कि मौसम जब बेहतर होगा तभी लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज एहसन इकबाल ने भी कल मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने भी कहा कि ग्रैंड डायलॉग इमरान खान के जाने के बाद होंगे, उनसे किसी किस्म के डायलॉग नहीं होंगे और 31 जनवरी की जो डेडलाइन है उस पर PDM अभी भी बरकरार है कि 31 जनवरी को इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हों, उसके बाद हम बात करेंगे। बहरहाल शेख रशीद साहब जो मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा से बयानात भी आते रहते हैं। एहसन इकबाल ने कल शेख रशीद साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि वो किस मर्ज की दवा है, हुकूमत का काम है दहशतगर्दी रोके, और वो ऑब्वियसली बलूचिस्तान वाले इंसिडेंट के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे। फिर आवाम की महंगाई का जिक्र हुआ और इसके साथ साथ जब ये जिक्र हुआ कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे और धरना भी देंगे। और इसके साथ साथ 19 जनवरी की जो डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन के सामने वो भी खासी इंपॉर्टेंट है। फिर जो हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती वज़रा हैं, वो भी अपनी जानिब जो है भरपूर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो परवेज़ खटक साहब ने कह दिया कि अपोजिशन के इस्तीफ़ों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन के इस्तीफ़ों से मुल्क की बेहतरी होगी और जल्द से जल्द इस्तीफ़े देकर सीटें खाली कर दें, क्योंकि ये बात हुकूमत कह रही है कि अगर इस्तीफे दिए गए तो हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। और फिर अब इससे होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वाकई क्या ज़िमनी इलेक्शन पॉसिबल हैं, और फिर सेनेट इलेक्शन में इसका क्या असर पड़ सकता है। इस्तीफों का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेनेट इलेक्शन से बाद में देने हैं, फिर कब देने हैं, फिर लॉन्ग मार्च होनी है, उसकी क्या डेट है। लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि आइंदा से 2 से 3 महीनों में खासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नजर आएंगी। और ये वो पहेलियां हैं जो बूझने में अभी नहीं आ रही हैं और हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाजे के मुताबिक, तज्ज़िये के मुताबिक जवाब दे रहा है। एग्जैक्टली। और कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन जवाब ऑब्वियसली ना कोई दे रहा है, ना किसी के पास अभी है। और PDM की तरफ से कहा जाता है सब्र करें, बता देंगे जब डिसाइड होगा सारा कुछ। बहरहाल जी, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया सर। सर कैसे देखते हैं आप इन पूरी पहेलियों को, इस्तीफे कब होंगे, लॉन्ग मार्च कब होगा, लॉन्ग मार्च दिया जाएगा या नहीं, नेशनल ग्रैंड डायलॉग, इतनी सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं लेकिन ना कोई टाइमलाइन है, ना ही किसी को पता है किस फ्रेम में जाना है, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। शैमल अबू ज़रा, हमने जब आखिरी बार बात की होगी तो शायद याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे ये लोग जी, और ये सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो सबसे बड़ी तारीखी सियासत करेंगे। बिल्कुल, मुझे मतलब इस बात का खुशी है कि ये सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक इस्तीफ़ों का है तो इस्तीफ़े होते हैं, वो पार्टी कायद के पास हैं, वो पार्टी लीडर के पास हैं, जिस तरह भी हैं वो हैं। वो कब पेश होंगे इसका ना मुझे पता है ना खुद उन्हें पता है जो पेश करना चाहते हैं। ये डिले होता रहेगा और लॉन्ग मार्च भी होगा, मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च होगा, अलामती एक लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन उसके बाद इस्तीफे नहीं जाएंगे क्योंकि कोई सियासी पार्टी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर चुकी है कि पार्लियामेंट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हाउसेस को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और हुकूमत को ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो जाली 2/3 मेजॉरिटी ले आए। और मेरा ख्याल है एक और भी अंदर खाने दरूने खाना एक बात परवरिश पा रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी हो रही है कि क्यों ना PDM आने वाले इंतखाबात एक साथ मिलकर लड़े, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये हुकूमत के लिए बड़ी क़यामत होगी। नासिर बेग चुगताई साहब, मतलब PDM एक साथ लड़े यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, अभी तो कहा जाता है कि उनका टारगेट एक है, मंजिल एक है, लेकिन इलेक्शन में तो कैंपेन डिफरेंट होती है, आपकी आइडियोलॉजी, आपका जो मोटो होता है डिफरेंट होता है। इस हद तक भी जा सकते हैं इस यूनिटी में? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत क्लियर है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, वो क्लियर बात है। PTI हो, कोई भी हो, PTI की जो हुकूमत है, आपको पता है, मुझे पता है किस तरह खड़ी हुई पंजाब में और किस तरह गिर सकती है वो। काफ वाले भी तैयार बैठे हुए हैं। अब तो मोनी सलाई ने भी एक और बयान दे दिया कि वाईफाई बंद कर दिया आप लोगों का एयरपोर्ट के ऊपर और अस्पतालों में और अहम शाहराहों में, पार्कों में, जो फ्री वाईफाई होता था। फ्री दवाएं पहले बंद हो चुकी हैं, हेपेटाइटिस का फ्री इलाज पहले बंद हो चुका है, अब मतलब डायलिसिस भी बंद हो चुका है। तो सब चीज़ें बंद हो रही हैं। तो ये हुकूमत कहाँ जा रही है, किस तरह जा रही है, क्या करना चाहती है?
इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, तमाम सहूलतें वापस हो गई हैं। पीटीआई मरकज़ में बहुत कमज़ोर है। पीटीआई ने कराची में कुछ नहीं किया, मतलब जो कराची के लोगों ने इनको भरपूर एक मैंडेट दिया था, हम बड़ी क्लियर, मैंने सब बात भी होती, सब दोस्त हैं मेरे, कि उन्होंने कुछ नहीं किया कराची के लिए सिवाय बयानात देने के पीपल्स पार्टी के खिलाफ, दूसरी जमातों के खिलाफ। अंदरून खाना MQM PTI में एक लड़ाई भी चल रही है कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या होगा अगर हुए, और या फिर आने वाले आम इंतखाबात में कौन किसके साथ होगा। पीपल्स पार्टी से उनकी बातचीत अंदरून खाना चल रही थी, परसों खुल के सामने आ गई मरदमशुमारी पे और दूसरे इशूज़ के ऊपर, और उन्होंने कहा जी हम बात कर सकते हैं इशूज़ पर, तो उनके मुज़ाकरात हुए। उधर बाप वाले जो हैं बलूचिस्तान वाले, वो भी गुस्से में, वो भी खफा हैं, वो भी मरकज़ में एक नशिस्त मांग रहे हैं। तो पीटीआई बहुत कमज़ोर विकेट पर है, और अगर एक इत्तेहाद बन जाता है, इंतखाबी इत्तेहाद, जिसका कोई नजरिया, लेकिन चुगताई साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये इत्तेहाद बन जाता है, तो ये तो आप फिर 2023 की बात कर रहे हैं ना, जब इलेक्शंस होंगे तब की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कुछ नहीं होने जा रहा। और तहरीक इंसाफ की कमजोर मरकज में हुकूमत तो पहले दिन से ही सब कह रहे हैं, लेकिन देखिए उन्होंने 2.25 साल कंप्लीट किए और वो ये इरादा रखते हैं, और ऐसा लग भी रहा है कि वो अपना टाइम पूरा कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनाउंस किया कराची के लिए, वो कहते हैं हम पंजाब में भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए, इनिशिएटिव भी ले लिए। वो कहते हैं 5 साल पूरा करने दें। क्या आपको नहीं लगता कि वाकई 5 साल पूरे करने देने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। जमहूरियत का मुतालबा यही है कि 5 साल के लिए आए, पूरे करने चाहिए। लेकिन 5 साल से पहले बहुत कुछ हो सकता है। खुद प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। उनकी जो सूरत हाल है इस वक्त मकबूलियत की, अब 60% लोग एक कंजर्वेटिव पोल के मुताबिक उनके खिलाफ है। अगर आप इसको प्रोग्रेसिव करें तो 70 हो जाएगा, क्योंकि देखिए मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। बहुत अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में, अगर इस हद तक 60% आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को भी मालूम है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, तो अपोजिशन क्यों नहीं तहरीक अदम एतमाद ले आती और फिर मतलब असेंबली के अंदर ही चेंज ले आए? ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, इतनी पॉपुलैरिटी उनको नजर आ रहा है, वाजे हो रहा है कि नहीं है इमरान खान के। असेंबली अलग होती है बुज़र, असेंबली में अलग काम होता है। वहाँ पर जो बैसाखियाँ फराम बनाने वाले, फराम करने वाले हैं, अभी वो उनके साथ हैं। जिस दिन, वैसे भी बताऊं, जिस दिन ये इशारा हो गया कि बैसाखियाँ हटा दी जाएं, उस दिन पीटीआई आपको नजर नहीं आएगी। मतलब वो जो आदादी शुमार का खेल है वो आपके सामने ना। पंजाब में ही सूरत हाल है, बिल्कुल ठीक। बलूचिस्तान में ही सूरत हाल है। बलूचिस्तान में अगर बाप वाले जो हैं वो साइड में हो जाएं तो मामला खत्म है। पंजाब में केपी के बाकी रहेगा, केपी को देख लेंगे बाद में, लेकिन पंजाब में और मरकज में तो मिनटों की बात है। अगर जो सपोर्ट करने वाले हैं वो सपोर्ट वापस ले लें, विड्रॉ कर लें। ये आपका जो अगर है ना चुगताई साहब, ये बहुत बड़ा है, एंड लेट्स नॉट गो देयर, कि ये जो अगर जो है वो ये हो जाए तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ पीडीएम बार बार ये कह रही है कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आपने उसको अलामती लॉन्ग मार्च कह दिया। ऐसा क्यों हुआ? आपको लगता है कि लोग नहीं आएंगे? अभी जो रिसेंटली भावलपुर वाली रैली है या उससे पहले लाहौर वाला जलसा, अच्छे पावर शो किए उन्होंने, आपको लगता है लॉन्ग मार्च में अच्छा पावर शो नहीं होगा? देखिए लॉन्ग मार्च अगर 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ तो ठीक है, बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, यकीनी तौर पर लोग आएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का लायामल इस्तीफों का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा, कि इस्तीफे होंगे। इस्तीफे नहीं होंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हाउसेस को खाली छोड़ना हिमाकत होगी। और ये अब पिछली जो मीटिंग हुई ना पीडीएम की, उसमें बाकायदा सबक पढ़ाया है जरदारी साहब ने कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की चालें क्या होती है, बिल्कुल शतरंज क्या होती है, उसकी बिसात क्या होती है। और नवाज शरीफ साहब भी एग्री कर गए हैं। सही कि आप ठीक कहते हैं, हमने ज़िमनी इंतखाबात में, और मैं अगर जो बात कर रहा हूँ ज़िमनी इंतखाबात की, मुमकिन है हम 2023 के बजाय ये ज़िमनी इंतखाबात देख लें कि मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे लोग। अच्छा, मतलब यहाँ पर पहले जो ज़िमनी इलेक्शन है वो भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ आप जैसे चुगताई साहब बात कर रहे हैं डायलॉग की, पीडीएम के अंदर एक डायलॉग, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात भी हो रही है। मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े एक्टिव नजर आए हैं, शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान से बात करते हैं, फिर चौधरी निसार साहब की कल उनसे मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकातें हैं, इससे क्या असर हो सकता है? क्या इससे कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल सकता है, आपको लग रहा है?
देखिए, इसका जो पहला वो जो एक खबर है इसमें से, वो दुरानी साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो ये भी है कि जो सपोर्टर्स हैं जी वो परेशान हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। दुरानी साहब पीर पगारा के आदमी हैं जी जी और पीर पगारा रावलपिंडी के आदमी हैं। ठीक, रावलपिंडी वाले उन्होंने शायद कहा हो। चुगताई साहब, ये आप ना भी बताते तो कोई ये बात ढकी छुपी तो थी नहीं कि किस तरह से वो मुलाकातें हो रही हैं, तभी तो ये बातें निकल रही हैं कि कुछ हो रहा है। लेकिन ना जब फैयाज चौहान को नहीं पता कि मुलाकात हुई, बिल्कुल फैयाज चौहान को नहीं पता कि मुलाकात की परमिशन किसने दी, तो आपको तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए जी कि इससे बड़ा कौन है। तो इससे रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं चुगताई साहब इन मुलाकातों से? मेरा ख्याल है अभी फिलहाल कोई नहीं। अभी तक तो जब तक शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, उनको रखा भी गालिबन इसीलिए रखा गया है कि वो एक्टिव ना हो पाए, और उसके बाद जब बाहर आए, देखिए एक आदमी वो चाहिए जो बीच का रास्ता निकाल सकता हो। मरियम भी तैयार हो गई है इस बात पर कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, सेनेट में जाया जाए, तो बीच का रास्ता निकल रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। सही, लेकिन चुगताई साहब आप खुद भी तो कह रहे हैं ना कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, मैदान खाली नहीं छोड़ रहे, वो चाहे ज़िमनी हो, सेनेट हो या ऐवान की बात हो। अच्छा, दूसरी तरफ बड़े अरसे से हमने हुकूमत की साइड से एक बात नहीं सुनी, जिसका पिछले साल में तो बहुत शोर था कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, हम बरतानिया से बात करेंगे, हम यूके गवर्नमेंट को कहेंगे, खत लिखे जा रहे हैं और मीटिंग्स के अंदर डिस्कशंस हो रही हैं काबीना में। वो साइड कहीं बहुत पीछे हो गई। फिर उसके साथ साथ अब दोबारा से जो बात हो रही है वो नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट को लेकर हो रही है, एक्सपायर होने वाला है, उसके बाद क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा पॉइंट होगा कि हमने रिन्यू नहीं करना, नवाज शरीफ साहब वहां रह सकेंगे या वापस आना पड़ेगा? कैसा देखते हैं आप इस सिनेरियो को? अरे मैं शायद आपसे हुई थी, एक बात हुई थी, मैंने ये कहा था नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, जब उनकी अपनी मर्जी होगी जब आएंगे। ये मैंने मुझे याद है, आपका ऑन रिकॉर्ड बयान है जी, तभी मैंने कह दिया था। अब जो सूरत हाल है, अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान बतौर हुकूमत नवाज शरीफ को आने का मौका फराहम नहीं करना चाहती। अच्छा, वो नहीं चाहती कि वापस आए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोक रही है, क्योंकि पासपोर्ट का मनसूख करना इस बात का सबूत है कि आप नवाज शरीफ को ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। अच्छा, उसके बाद सारे कार्ड्स ये बड़े, मुझे नहीं पता ये किस जहां दीदा ने फैसला किया है, ये अब सारे कार्ड नवाज शरीफ के पास आ गए, हाथ में आ गए उनके। उनके पास ये कार्ड भी आ गया कि वो यूएनओ से बात करें कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए जाएं, मेरा मुल्क मुझे पासपोर्ट नहीं दे रहा है। वो दूसरे दारों से, वो ब्रिटेन गवर्नमेंट से कह सकते हैं जी, लेकिन वो वकील के थ्रू जा सकते हैं ना भेजा जाए अगर केस हो जाए तो अप्लाई करने के लिए। लिखी व्यू लीक्स वाले हैं, क्या हुआ सांझे का? बिल्कुल, ब्रिटिश हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम नहीं भेज रहे भाई इसको, इसका दिमाग के तवाजुन ठीक नहीं है, ये खुदकुशी कर लेगा वहां पर। तो ये इस तरह के वाकयात भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कह सकते हैं कि जान को खतरा है इनकी वहां पर, हम नहीं भेज रहे। चुगताई साहब, आप जब भी शो में आते हैं कोई ना कोई नई लाइन देकर जाते हैं, तो आज तो आपने 2-3 दे दी कि पीडीएम मुश्तरका इलेक्शन लड़ेगी, फिर आपने कह दिया हुकूमत नहीं चाहती नवाज शरीफ वापस आए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं देगी, और फिर आपने कहा कि देखिएगा लॉन्ग मार्च होगा लेकिन अलामती होगा। तो चले इन तीनों पॉइंट्स को हम पकड़ लेते हैं, और पहले भी ऐसे हुआ है कि आप जो कहकर जाते हैं फिर आपका आने वाले दिनों में वो निकल आती है बात। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू चुगताई साहब, बहुत सिनेरियो जो हमने खोलकर रखा, उम्मीद है कि कुछ जवाबात आपको चुगताई साहब की जुबानी मिल गए होंगे, ये उनका तज्जिया है, और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। नवाज शरीफ के हवाले से जो अपडेट है वो 16 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं फरवरी में क्या हुकूमत फैसला करती है। लेकिन अगर वकील के थ्रू नवाज शरीफ साहब अप्लाई कर दें रिन्यूअल पासपोर्ट, तो फिर ये मामला हल हो सकता है। लेकिन जैसे चुगताई साहब ने कहा, ये मामला अगर आगे जाना है तो फिर नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट अप्लाई नहीं होगा तो फिर नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर तो जो कह रहे हैं चुगताई साहब ऐसे ही होगा जी। एनीवेज जी, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब बात कर लेते हैं शहर कायद की। कराची को तजावुज़ात से पाक करने के लिए
फाइनली इंतजामिया एक बार फिर से मुतहरक हो गई है और अदालती अहकामात पर ही महमूद आबाद जो नाला है जिस पर बड़ा ऑपरेशन होना था उसका बाकायदा आगाज हो गया। और इसके साथ साथ हैवी मशीनरी जो है वहां पर मौजूद है। हैवी मशीनरी की मदद से नाले की जमीन पर कायम मकानात गिरा दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में मौजूद रही। कराची के महमूद आबाद नाले पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन का पहला रोज मुकम्मल हो चुका है। डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात सेल बशीर सिद्दीकी ने कहा है कि ऑपरेशन के पहले दिन 1.5 किलोमीटर के इलाके को तजावुजात से दूर किया गया और इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में 56 घर भी जद में आए हैं। अब ये जो घर जद में आए हैं, असल मामला भी यही है कि किस तरह से इनको डिस्प्लेस किया गया, फिर आगे जो घरों को जब आपने तोड़ा है या फिर इंसदाद तजावुजात इनको क्लियर किया है तो फिर जो यहाँ पर मकीन थे उनको आपने कहाँ पर डिस्प्लेस किया, वहाँ पर कहाँ पर उनको आपने जगह दी, क्योंकि यही सबसे बड़ा सवाल था। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये था और साल हर साल से ये तमाम लोग यहाँ पर रह रहे थे। इस पर हम बात करेंगे। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त वो ऑन लोकेशन है जहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। दानियाल आप वालेकुम अस्सलाम सीमल, वालेकुम अस्सलाम। आप जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है और आपके पीछे हम देख भी रहे हैं कि मशीनरी मौजूद भी है। ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। मुश्किल था ये ऑपरेशन शुरू करना, अदालत ने इंटरवीन किया, अदालती अहकामात पर फिर ये ऑपरेशन शुरू हुआ। कल कैसा देखा आपने, रेजिस्टेंस आई? सीमल, बिल्कुल अदालती अहकामात पर कराची के जो नाले हैं उनके अतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। साल गुज़िश्ता में भी नवंबर के माह में इस ऑपरेशन को एक मरतबा यहाँ पर फोर्स आई थी अदालती अहकामात पर, लेकिन मज़ामत का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ऑपरेशन मुलतवी हो गया था और गुज़िश्ता रोज़ 4 जनवरी से एक मरतबा फिर से ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। 2 मरहले हैं जिसमें महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी में नाले के अतराफ से जो इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है उसमें 2 मरहलों में डिवाइड किया गया है। पहला मरहला सॉफ्ट जो तजावुजात हैं, जो आर्जी तजावुजात हैं, उन्हें मिसमार किया जा रहा है। 7.5 किलोमीटर पर यह मुहित मंजूर कॉलोनी का जो नाला के अतराफ तजावुजात थी, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देख के पथारे, दुकानें और जो लोगों ने आर्जी तजावुजात कायम रखी थी उन्हें ख़त्म किया गया, उनका खात्मा किया गया, लेकिन किसी किस्म की कोई मज़ामत देखने में नहीं आई क्योंकि नफरी बहुत ज़्यादा थी। 400 से ज़ायद यहाँ पे एहलकार थे जिनमें एंटी इंक्रोचमेंट, सिंध पुलिस, रिजर्व पुलिस, SSU के कमांडोज थे, ज़िलाई इंतज़ामिया जो है उनके तमाम तरफ सराहन थे। इसकी वजह से कोई दानियाल, आपने कहा कि कोई मुज़ाहमत देखने में नहीं आई है, दैट मीन्स कि लोगों को ये थोड़ा सा है एतमाद कि उनको कुछ मिल जाएगा इसके बदले में। कोई ऐसा वादा किया गया? क्योंकि वज़ीर आला सिंध तो कहते थे कि डिस्प्लेस तब तक नहीं करेंगे जब तक लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव ना दे दें, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको अगर हटाएंगे काम से या घर से तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल अबूजर, यहाँ पे लोग जो 57 घर 7.5 किलोमीटर के रकबे पर आए हैं जिन्हें मार्क किया गया था, उनको गिराया जाएगा। उनके तमाम के जो मालकान हैं वो पुरुमीद ज़रूर हैं कि उन्हें हुकूमत की जानिब से घर फराम किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनके घरों को मिसमार नहीं किया गया है। जो छज्जे ज़रा से बाहर थे उनको तोड़ा गया है और हुकाम के मुताबिक जो दूसरा मरहला होगा इस ऑपरेशन का उसमें ये मकानात गिराए जाएंगे और उससे पहले उनको मुतबादिल घर जो है फराम कर दिए जाएंगे, मुतबादिल जगह फराम कर दी जाएंगी। लेकिन जो इन घरों में रहने वाले मकीन हैं वो परेशान भी हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है पहले मरहले का, दूसरे मरहले में उनके घर गिराए जाएंगे, लेकिन अब तक उन्हें कोई मुतबादिल जगह नहीं मिली है, जिसकी वजह से परेशानी की एक लहर जाहिर है। दानियाल, अनसर्टेनिटी तो होती है गवर्नमेंट की तरफ से जब ऑपरेशन चलना शुरू हो जाए और आपसे आप तक किसी ने बात ना की हो या कोई ऑप्शन आपको ना दी हो तो एक परेशानी तो होती है और वो लोग डेफिनेटली परेशान भी हैं। अब ये कहिएगा कि कल इस नाले की जब ऑपरेशन का आगाज हुआ और कहा जा रहा है कि जब ये तमाम ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 15-15 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, ये जो यहाँ पर रोड्स बनेंगी या जो नाले की सफाई आसान हो जाएगी, इंक्रोचमेंट खत्म होगी, इससे किन किन इलाकों को फायदा होगा पहले तो ये बताइएगा। दूसरा, यहाँ पर अभी जो तजावुजात गिराई जा रही हैं वो क्या है? लोगों के कारोबार हैं, दुकानें हैं या वैसे ही बस शेड्स वगैरह जो बनाए हुए थे वो गिराए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो अभी जो ऑपरेशन है वो बदसूर जारी है। उसमें दुकानें, आर्जी जो पथारे कायम किए गए थे, लोगों ने अपने घर को बाहर
निकाले कर दुकानें जो कायम की गई थी उन्हें गिराया जा रहा है। और साथ ही साथ इस नाले के अतराफ में जो तजावजात हैं उनके खात्मे के बाद जो हुकूमत की जानिब से प्लान है उसके तहत ये जो रोड है जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से खस्ता हाली का शिकार थी, इस पे रोड भी बनाए जाएंगे। करीब में 5 बनाने का भी ऐलान किया गया है। अतराफ के जो इलाके हैं उनमें महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, इसके अलावा महमूदाबाद के इलाका, बलोच कॉलोनी के इलाका, लाखों अफराद पर मुहित की आबादी है। इसको यकीनन फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर इस जो नाला था उसकी सफाई ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने की बीमारियां भी फैल रही थी, तजावजात भी थी, नाला भी साफ नहीं हो पाता था, इंक्रोचमेंट्स की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम से तभी ये एक्शन लिया जा रहा है। आगे इसके प्लान्स क्या हैं? दानियल आप हमारे साथ ही मौजूद है। बशीर सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट्स KMC हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन एक बार फिर यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन इस वक्त जो किया गया है, एक तो ये बताइएगा इसके टारगेट्स क्या क्या सेट किए गए हैं और ये कितने दिन तक जारी रहे? देखिए, ये 4 से 5 रोज का हमारा ऑपरेशन है जिसमें सबसे जिसके अंदर जो हमने अभी 56 और 57 के करीब मकान और दुकानात हैं जो तजावजात में आ रहे हैं। लेकिन सच ऐसा है कि जो 56-57 मकानात या दुकानात जो भी हैं वो जुज़वी तौर पे आ रहे हैं, मतलब कोई 5% है, कोई 10%, कोई 20% है। और बाकी आज और कल हम कर चुके हैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, और आज भी हम जितने भी यहाँ पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, जो दीवारें हैं, ग्रिलें हैं और केबिन रखे हुए थे, चबूतरे थे और छज्जे थे, आज हम वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट आज भी रिमूव कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी डेब्रीज उसकी जो हो रही है वो भी उठा रहे हैं ताकि एक रास्ता भी हम तक बनाते जा रहे हैं। तो कल से हम इंशाल्लाह ताला हार्ड जो इंक्रोचमेंट है वो भी रिमूव करना शुरू करेंगे। आज सबसे अच्छी खुशनुमा बात ये हुई है कि यहाँ के जो अफराद हैं जो घर और दुकानें आ रही हैं, उन्होंने खुद ही अपने घर और दुकानें खुद ही अपनी मदद आपके तहत मस्मार करना भी शुरू कर दी है। अच्छा, तो इसका मतलब उनकी तरफ से रेजिस्टेंस कोई नहीं आ रही, क्योंकि गुज़श्ता ऑपरेशंस का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ज्यादा मुज़ाहमत का सामना तो करना पड़ता था। आपने कहा जुज़वी तौर पर मकानात लोगों के आ रहे हैं, तो लोगों को कोई एतराज नहीं है, उनको कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं चाहिए, वो अग्री कर गए हैं कि ठीक है जितना हिस्सा आ रहा है उस अराजी के अंदर उसको आप मिसमार कर सकते हैं। जी हाँ, देखें, पहले डिसइंफॉर्मेशन थी कि मेजरमेंट के दौरान 200 फीट पे निशान लगे थे, तो उसमें हजारों घर जो है वो आ रहे थे। एक्चुअल होता यह है जब कोई इंजीनियर डिजाइन कर रहा होता है तो वो 200 फीट्स को लेकर फिर उसके बाद 200 की लाइन एक तरफ और 200 की लाइन एक तरफ करके फिर उसको मैन निकालता है कि नाला कितने स्क्वायर फीट पर है। तो लोगों के जहन में शायद यह है कि ये 200-400 फीट के करीब जाएगा, तो उससे तो हजारों घर चले जाएंगे मुकम्मल तौर पे। तो वो जो डिसइंफॉर्मेशन थी उसकी वजह से लोग पिछली दफा मुश्ताइल हो गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि ये नाला जो है सिर्फ 20 फीट का है और 15 फीट रोड है राइट पे और 15 फीट लेफ्ट, तो अब वो जो है मुतमईन हुए हैं। और जाहिर बात है कि अगर ये नाला साफ सुथरा हो जाएगा और यहाँ पर जो कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, रोड बन जाएंगे, तो हर यहाँ के लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा और आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह से दोबारा ना हो सके, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक दफ़ा इंक्रोचमेंट आई है तो दोबारा से वहाँ पर ये चीज़ें ना आ जाएं। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, दानियल सैयद आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने गुफ्तगू की ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है इंक्रोचमेंट्स की। मुझे ऐसे लगता है कि अब कोर्ट्स के ऑर्डर हैं तो थोड़ा सा सीरियसली गवर्नमेंट भी लेगी और जो इंतजामिया वो भी लेगी और फिर लोग भी इसको थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे अच्छे तरीके से। ही सेड इट राइट कि अगर आप मेजरमेंट्स ठीक तरीके से करेंगे तो पीपल विल अग्री विद यू। अगर आप पूरे का पूरा घर उन मतलब राइट मेजरमेंट्स नहीं होंगे और लोग क्लेम कर रहे होंगे कि ये हमारा घर है, आप कह रहे होंगे आपकी अराजी है, तो मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ेगा। तो बीच का रास्ता भी निकलना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और फेयर भी होना चाहिए, तो लोग खुद ब खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि कराची के लोग, खास तौर पर महमूदाबाद जहां ये पूरा इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है, दे आर सपोर्टिंग दिस ऑपरेशन। और उनको भी पता है कि यहाँ पर अगर 15-15 फुट चौड़ी सड़क बन गई तो उनकी जिंदगी भी आसान होगी। एग्जैक्टली, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक फैसला जो कि कल हो गया और बहुत से लोगों को उसका इंतजार भी था, स्कूल्स रीओपनिंग डेट अब वो हो चुकी है डिसाइड। तालीम के इजलास में वज़ीर तालीम जब इकट्ठे हुए कल, तो उस इजलास में 11 जनवरी से खोलने का
फैसला जो है वो अभी कर लिया गया है कि मरहलावार स्कूल्स और कॉलेजेस को खोला जाएगा। बिल्कुल, असातिज़ा और इंतजामिया 11 जनवरी को तालीमी इदारों में जा सकेंगे। मुआवने ख़ुसूसी सेहत ने यह बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में कमी तालीमी इदारों की बंदिश के सबब हुई और उनका यह भी कहना है कि इस मामले में हमें मजीद एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है। और इसके साथ साथ वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं यानी कि 9 से इंटर तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तालीमी इदारों में जा सकेंगे। सेकंड मरहला शुरू होगा 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं क्लास तक और उसके बाद मार्च और अप्रैल में होने वाले बोर्ड्स के इम्तिहानात फिलहाल के लिए मुलतवी कर दिए गए। और बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे। शफकत महमूद ने यह भी बताया कि 15 तारीख को एक और इजलास होगा जिसमें सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मजीद फैसले हो सकते हैं, लेकिन अभी जो कि फैसले हो चुके हैं उस पर रिस्पांस भी आ रहा है, पेरेंट्स का भी रिस्पांस आ रहा है और स्टूडेंट्स का भी रिस्पांस आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि स्कूल्स खोल दिए जाएं, कुछ ये भी कहते रहे कि स्कूल्स अभी नहीं खोलने चाहिए थे और महल्लावार के हवाले से भी कुछ लोगों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूरी देखने वाली है कि इस वक्त चूँकि कोरोना केसेस ग्रेजुअली नीचे भी जा रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर इंडस्ट्री खुली है तो अगर SOPs को फॉलो करें तो स्कूल्स रीओपनिंग में कोई इतना मसला होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन पेरेंट्स कुछ और तरह से सोचते हैं और जाहिर है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हमने भी कुछ लोगों से बात की है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गवर्नमेंट सही कर रही है या स्कूल नहीं खोलने चाहिए या यकमुश्त खोल देने चाहिए थे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये तो काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है। मैं समझती हूँ कि ये फ़ैसला तो दुरुस्त है, लेकिन जो मरहलावार स्कूल खोलने हैं और बच्चों का जो हर्ज हो चुका है इन सालों में, तो इंतहाई ये मुश्किल मरहला है कि बच्चों ने जितनी एजुकेशन ली है वो एक साल ज़िंदगी का एजुकेशन से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों यही सोचते हैं कि बच्चे सारा साल जो है ना पूरे पाकिस्तान के बच्चे वो घरों में बैठे रहे हैं। और अब जो ये मरहलावार उन्होंने कहा है, अगर बाकी चीज़ें खुल सकती हैं, बाकी काम हो सकते हैं, ये कोरोना की वजह से सिर्फ स्कूलों में ही ये पाबंदियां क्यों हैं? गवर्नमेंट को पहले फैसला करना चाहिए था, जबकि गवर्नमेंट ने मार्केटें वगैरह, मैरिज हॉल वगैरह, दूसरे दायरे सारे खोल दिए थे। SOP को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट को ये भी चाहिए था जो स्कूल पहले खोलते ताकि बच्चों की तलीम का लॉस ना होता। अब तो हमारे बच्चे बहुत सारे जो एजुकेशन थी वो पीछे जा चुकी है, हम 1 साल के लिए पीछे जा चुके हैं। स्कूल को मरहलावार की बजाय अगर इकट्ठा खोल दिया जाता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आज बाकी सब चीज़ें, मार्केट्स, बाज़ार, हर चीज़ खुले हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है। क्या सिर्फ कोरोना स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में ही है? ये जो स्कूल खुल गए हैं ये तो बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर में बैठ के कौन सा कोई काम करते हैं, वैसे भी वो घर पे तो टिकते नहीं हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने बुरी चीज़ की है वो जो पार्शली की है, कंटिन्यूसली सारा नहीं खोला, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ बाद में है, स्कूल पहले हैं, फिर हायर सेकेंडरी बाद में है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो एक ही डेट दे और सबको एक बार ओपन करे। ये तो कोई नहीं है कि आज बच्चा जा रहा है, बच्चा दूसरा 18 से जैसे कि स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज़ ऑनलाइन स्टडीज़ करना बहुत मुश्किल बात है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि स्कूल्स 18 को ओपन हो रहे हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इन हालात में बच्चों को स्कूल भेजना, लेकिन अब उसका अगर दूसरा पहलू देखें तो बच्चों की तालीम को भी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि स्कूल तो खुलें, लेकिन उसमें यह है कि SOPs के साथ फिर खुलें। पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो जो SOPs हैं उन पे अमल करें और स्कूल्स को भी चाहिए कि वो SOPs के मुताबिक अमल करें। स्कूल्स जो हैं SOPs का फिर ख्याल रखें। अगर स्कूल खुलते हैं तो फिर SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। जब बाकी रेस्टोरेंट खुले हैं और बाकी अदारे खुले हैं तो फिर स्कूल बंद करने में कोई मेरा ख्याल है कि कबाहत नहीं होनी चाहिए। 18 जनवरी से स्कूल खोलने की प्लानिंग है। इसमें 2 राय हैं हम पेरेंट्स, अगर बीइंग अ मदर भी और बीइंग अ सिटीज़न भी। हम अपने बच्चों की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो स्टडीज़ है उसके बारे में उससे ज़्यादा फ़िक्रमंद है। ऑनलाइन स्टडीज़ जो सच्ची बात है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो रही है। तो ये आपने देखा कि लोग जो हैं वो मिक्स्ड
इमोशंस रख रहे हैं, मिक्स्ड व्यूज रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि खोल देना चाहिए था। बट आई पर्सनली एग्री विद डॉक्टर यास्मीन राशिद जब उन्होंने कहा कि हमने स्कूल्स बंद किए जिसकी वजह से सेकेंड वेव का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। इट वाज अबाउट टाइम कि स्कूल्स बंद कर दिए जाएं ताकि बच्चों को रिस्क पड़ना। और आपको मालूम है कि यूके में जब स्कूल्स ओपन कर दिए गए थे और बोरिस जॉनसन पर इस पर बड़ी तनकीद हुई कि उन्होंने स्कूल ओपन किए और बच्चों में बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आया। हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि ओवरऑल जब आपके स्टाफ वहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चे मौजूद होते हैं, तो ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि ये कोरोना फैले। तो अच्छा है कि म्यूटेटेड वायरस जो है, जो अब नई किस्म बरतानिया में आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आवर चिल्ड्रन। और अब देखें कि जो फैसला इन्होंने किया है, गवर्नमेंट ने किया है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स मरहलावार खोल देंगे, यानी कि इस मंथ के एंड तक तमाम इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्या फर्क पड़ेगा, और जो इंतजामिया है स्कूल की वो इसको कैसे देखती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने मैनेज करना है इस तमाम सिचुएशन को। तो हमने बात की है जी प्रेसिडेंट स्कूल्स टीचर्स एसोसिएशन कराची से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद तारिक शाह साहब। उनको हम वेलकम करते हैं और जानते हैं कि इनका रिस्पॉन्स कैसा है और कैसे ये प्लान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद तारिक शाह साहब। बस मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं स्टार्टिंग में। जी कीजिए। आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बात करिएगा। मैं हूं चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन से। जी चले, चेयरमैन साहब ऑल प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल्स एसोसिएशन, अब ये कहिएगा जो कल डिसीजन लिया गया है, तमाम वज़रा मौजूद थे मुख्तलिफ प्रोविंसेस के और पूरा एक प्लान डिसीजन जो है वो अनाउंस किया गया, क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर जो मरहलावार स्कूल खोले जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल एक तो अच्छा डिसीजन ये है कि दोबारा से रिज्यूम हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है रिज्यूम हो रहे हैं। तो उस रिज्यूम होने के बाद जो है स्कूल्स को एक साथ ही खोला जाता। अगर मरहलावार खोला जाएगा तो मजीद जो छोटी क्लासेस हैं उन पर डिले हो जाएगा, तो वैसे टाइम बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उनका, और आगे जाके नहीं पता कि कुछ जो वेव्स आएंगी उसमें दोबारा खुदा न खास्ता अगर लॉकडाउन करना पड़ा या मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ा तो फिर और मजीद लॉस आएगा। तो अभी भी हमारा मुतालबा ये है कि जो 14 और 15 को जो मीटिंग दोबारा होनी है उसमें नजरसानी की जाए और उसके अंदर यही चीज की जाए कि एक साथ सारी क्लासेस को रिज्यूम किया जाए। ऐसे अच्छा नहीं है कि मरहलावार खोलें, आहिस्ता आहिस्ता देखें? स्कूल्स में कोविड की सिचुएशन भी आपके सामने है। देखिए एक के अंदर कोई ज्यादा वॉच नहीं कर पाएंगे और वैसे ही ऑल्टरनेट डेज बच्चे आ रहे होंगे, और जैसे पहले एसओपीज थे कि ऑल्टरनेट डेज बच्चों को आना है, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क सैनिटाइजिंग और मुकम्मल एसओपीज तमाम लोगों ने देखा है कि स्कूल्स के अंदर होते हैं, तो वैसी सेफ एनवायरनमेंट तो स्कूल के अंदर दिया गया था। और मजीद अगर कोई एसओपीज है तो वो भी स्कूल इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन तालीम को लॉकडाउन ना किया जाए क्योंकि सारे शोबे खुले रहे, सिर्फ तालीम ही बंद की। लेकिन तारिक शाह साहब असल में ये फैसला तो आपको मालूम है कि इसलिए लिया गया ताकि फैले ना, जितना ज्यादा कंटेन किया जा सकता है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो मैरिज हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो मैक्सिमम कंटेन किया जा सकता था वो किया गया। अब स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स को दफा फिर से जो खोलने के लिए प्लान बनाया गया है, आप ये बताइएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब गवर्नमेंट ने तो फैसला कर लिया, ठीक है नजरसानी हो जाएगी, लेकिन इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि एसओपीज हैं, एक दफा फिर से देखने, इसको लाइट नहीं ले लेना। जी बिल्कुल, देखिए जहां हम कहते हैं तालीम, वहां बच्चों की सेहत भी बहुत जरूरी है और बच्चों को प्रोटेक्ट भी करना है हमें इस वायरस से। तो एसओपीज जैसे लास्ट टाइम हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे दोबारा और बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देंगे। बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट देंगे, लेकिन मैं तो अभी तक आपकी उसी बात पे रखूं कि आप चाह रहे हैं कि मरहलावार नहीं एकदम ही खोल दिए जाएं, खास तौर पर जब ऐसी खबरें भी आ रही हों कि म्यूटेटेड वायरस भी है और कोविड-19 इज़ वेरी मच रियल। और म्यूटेटेड वायरस कराची में तो कुछ लोगों में वो हुआ भी कि उनकी अभी रिसर्च चल रही है जो बरतानिया से आए थे, वो बच्चों पर भी इफेक्ट करता है। दैट डजंट कंसर्न पेरेंट्स? आप चाहते हैं कि स्कूल खुलें और बच्चे स्कूल जाते रहें? जी देखिए, मुझसे सवाल किया आपने? जी आप ही से किया है। जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसके अंदर बच्चा तो आज और सी जगहों पे भी जा रहा है, तो वो तो वैसे ही बच्चा सेफ नहीं है क्योंकि मॉल्स के अंदर आप देखें, पार्क्स के अंदर देखें, तो बच्चा तो वैसे ही जा रहा है। तो अल्लाह बस सबको महफूज रखे, इस वबा से तो कोई बच नहीं पा रहा, लेकिन हाँ प्रिकॉशन सबको लेने चाहिए। और उसमें स्कूल वाहिद वो सोर्स थी, जगह थी जहाँ पे सबने ऑब्जर्व किया कि एसओपीज को मुकम्मल तौर पे और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करवाया गया। तो हम अभी भी अपनी वही कोशिश जारी रखेंगे कि बच्चों को वो सेफ एनवायरनमेंट देते रहे। सही।
ठीक है सैयद तारिक शाह साहब, आपके मुताबिक स्कूल जो हैं जहां पर महिलावार खोल रहे हैं इस महीने में, अगर एक साथ खोल दें तो आपके तफज़ा भी दूर हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। अभी तक जो फैसला है वो तो महिलावार ही है। बहुत शुक्रिया सैयद तारिक शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और लोगों की ओवरऑल क्योंकि इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी पढ़ाई पे कितना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप स्कूल वापस ओपन हो जाएंगे। SOPs की अगर खिलाफ वर्जी नहीं होती है तो दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप SOPs की खिलाफ वर्जी करें। और स्कूल में जिस तरह से हमने पहले देखा कि कई स्कूल्स में अगर आपको किसी को कोरोना पॉजिटिव गया है तो उसको छुपाया गया था, बताया नहीं गया था, ये बड़ा बताया नहीं गया, स्कूल को आइसोलेट मतलब उस तरह से स्कूल बंद नहीं किया गया। ऑल्दो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पंजाब में खास तौर पर रैंडम चेकिंग्स भी की है, मुख्तलिफ स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग की है और फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया है। बट आई थिंक ये सिर्फ इतनी सी बात है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्कूल इंतजामिया ने कराने हैं, वो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मेक श्योर करना है कि वो तमाम SOPs को फॉलो करें, तभी पॉसिबिलिटी रहेगी, अदरवाइज तो सिचुएशन जो है वो खराब भी हो। एग्जैक्टली। आज की डेट की मुनासबत से कश्मीर को आज़ाद करो, दुनिया भर में यही मुतालबा किया जा रहा है। 5 जनवरी है जी, दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। सलामती काउंसिल ने 1949 में कश्मीरियों के हक को तस्लीम किया था, वादे किए थे, लेकिन वो आज भी पूरी दुनिया देख रही है कि वो वादे आज तक भी वफा नहीं हो सके। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 जनवरी के हवाले से अपने एक खसूसी पैगाम में ये भी कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा और मेंबर ममालिक को कश्मीरियों से किए अधूरे वादों की याद दिलाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत की जमानत दी थी और आज हम उन्हें उस वादे की याद दिला रहे हैं। आज क्या, हम हर साल उनको याद दिलाते हैं, लेकिन वो वादा शायद उनको याद नहीं। आज कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ दुनिया भर में मकीम कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में उनका साथ दिया है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कश्मीरियों के साथ कैसे जुल्म किया जाता है। 5 जनवरी को जो कि आज हक खुद इरादियत मनाया जाता है, 5 फरवरी में भी इसी तरह से यकजहती कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, उसमें तो पाकिस्तान में जो है आम तातील भी होती है, तो वो भी हम कश्मीरियों के साथ होते हैं। फिर ब्लैक डे जो है वो भी 27 अक्टूबर को, ब्लैक डे 1947 में जब भारत ने कब्जा किया था कश्मीर में, तब से मनाया जा रहा है। तो ये दिन जो होते हैं, चाहे 5 जनवरी है, 5 फरवरी है, 27 अक्टूबर है, इनको मनाने का मकसद ये होता है कि दुनिया को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि उन्होंने कुछ वादे किए थे कश्मीर में और कश्मीरियों के साथ, जिसमें दुनिया विटनेस थी और आज तक वो वादे पूरे नहीं हो सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर बात तो की है और हमेशा कोई भी ऐसा दिन होता है तो वज़ीर आज़म जो है वो खुद इस हवाले से ट्वीट भी करते हैं। और कल भी उन्होंने जब उन्होंने ट्वीट भी किया तो उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी 73 बरस से वहशियाना भारतीय कब्जे का सामना कर रहे हैं और कश्मीरी अवाम जो अपनी हक खुद इरादियत के मुतालबे पर कायम है, वो जालिमाना और गैर इंसानी सलूक कई सालों से, कई दहाइयों से बल्कि बर्दाश्त करते आ रहे हैं। और आप ये भी देखिए अबूज़र के लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी हुकूमत में फिर जब आर्टिकल रिवोक हुआ, भारत की तरफ से मजीद जुल्म ढाए गए और फिर हम हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को, हर इंटरनेशनल ओकेजन पर जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है पाकिस्तान के किसी भी, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या वो कोई मिनिस्टर हो या वो कोई भी स्टेट गेस्ट हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़रूर कश्मीर का इशू उठाएं, इस टॉपिक के ऊपर बात करें ताकि दुनिया को थोड़ा शर्मिंदा कर सकें कि क्या आपने वादे किए थे, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पर। और ये तो उन्होंने UN के असेंबली के इजलास में भी कह दिया था कि दुनिया इस चीज़ को क्यों नहीं देख रही है, दुनिया क्यों नहीं साथ दे रही है। भारत शायद बड़ा मजबूत मुल्क लगता है और भारत एक बड़ी इकोनॉमी वाइज उनको लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी अट्रैक्शन है, लेकिन क्या जो मजलूम अवाम है वो अट्रैक्शन नहीं है आम लोगों के लिए, दुनिया भर के लिए जो उनके साथ जुल्म हो रहा है? क्या वहाँ पर नहीं देखना कि जो जिनके साथ जुल्म किया, जो माओ बहनों बच्चों की जो इज्जतें पामाल की हैं, बच्चों को शहीद कर दिया गया है, कितने ज़्यादा वाक़यात हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? दुनिया को ये रियलाइज़ करना होगा और चाहे वो इसराइल है, अमेरिका है, UN है या इसके अलावा यूरोप है, सबको ही आगे आना होगा, बढ़ना होगा और इंसानियत के लिए तो कम अज़ कम आवाज़ उठानी हम सबका फ़र्ज़ होता है। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले से बहुत से ऐसी देखा हमने एसोसिएशन जो हैं वो नाखुश भी दिखाई दे रही हैं। वो ऐसे कहती हैं कि महलावार स्कूल और इंस्टीट्यूट को क्यों खोला जा रहा है, जबकि पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे लगा कि थोड़े खुश भी हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए। फिर बच्चे हैं वो भी मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मरहलावार भी ना खोलें, बस एकदम खोल दें। और आपने कहा था 11 जनवरी से खुलेगा, तो फिर कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे 11 जनवरी से क्यों नहीं खोले, 18 जनवरी का क्यों कहा?
लिमिटेड क्लासेस क्यों खोल रहे हैं, प्राइमरी को क्यों नहीं खोलने दे रहे। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में असल में उस इजलास के अंदर की कहानी क्या है, ये बहुत मैटर करती है। पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है जिसके बाद गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। एंड मैं पहले ही बोल चुकी हूँ अबू ज़र कि आई अग्री विद दिस डिसीजन, जो मेरी समझ के मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया है। बट डेफिनेटली आई थिंक ये क्लैरिफाई भी करना होगा, आवाम को भी बताना होगा कि मरहलावार स्कूल खोलने का मकसद क्या है। और फिर कुछ इसमें डिसीजंस ये भी लिए गए हैं कि 2021 में समर वेकेशंस कम होंगी, सितंबर की बजाय अगस्त से जो है वो स्कूल खोले जाएंगे, तालीमी इदारे खोले जाएंगे। तो ये पूरे डिसीजंस कैसे लिए गए, ये भी बड़ा मैटर करता है। एग्जैक्टली और इस पर अब गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करवाती है जो डिसीजन लिए गए हैं, इसके पीछे क्या वजूहात थी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर पंजाब स्कूल एजुकेशन मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। मुराद साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब फैसला तो कल हो गया कि महलावार स्कूल्स खोले जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट ने करवानी है, लेकिन इसके पीछे आइडियोलॉजी जो होती है कि महलावार क्यों खोले गए, लोग अभी इसमें कंफ्यूज नजर आते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं जी। डेट्स तो बड़ी क्लियर करती हैं कि कब 18 को किसने खुलना है, 25 को किसने खुलना है, 1 को किसने खुलना है। नहीं डॉक्टर साहब, क्यों किया गया ब्रेकेज, क्यों आया बीच में? क्योंकि देखें SOPs का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है और सब चीजों का उसी तरह होगा जिस तरह पहले था। 50% बच्चे मंडे को आएंगे, 50% ट्यूसडे को आएंगे। तो इन सब चीजों को करते हुए जरा हम स्टेप वाइज कर रहे हैं ताकि बजाय सबको एकदम बुला लें, तो स्टेप वाइज करके ताकि SOPs का जिस तरह पहले हमेशा ख्याल रखा गया था, अब तो उससे भी ज्यादा एम्फेसिस किया जाएगा। सही। मुराद साहब, एक और चीज़ जो कि लोग अभी पूछना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्लास से लेकर आगे तक का शेड्यूल दिया गया है, लेकिन नर्सरी और किंडरगार्टन जो छोटे बच्चे हैं उनका शेड्यूल नहीं है, वो कब खोलेंगे, वो कब जा रहे हैं स्कूल? नहीं, वो भी 25 को जाए, प्राइमरी और एलिमेंट्री जो है वो खुल जाएगा ऑन द 25। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने ये पहले भी बोला था कि बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे, लेकिन बच्चे घरों में बैठे नहीं अनफॉर्चुनेटली, और आपने कहा इस दफ़ा तो मैं इस पर स्ट्रिक्टली बात करूंगा। तो इजलास में ऐसी कोई बात हुई कि अब तो स्कूल खुलने ही खुलने हैं और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं होगी? किसी ने अपोज किया कि अभी स्कूल नहीं खोलने? नहीं, मेरे ख्याल से ये आपने बिल्कुल ठीक है। मैं इस इशू को ही लेकर शुरू हुआ था और बाकी जगहों से भी यही इशू उठ रहा था कि अगर बाकी चीजें खुली हैं और SOPs के साथ हो रही हैं तो व्हाई कांट वी ओपन द स्कूल, बिकॉज जितना नुकसान बच्चों का हो रहा था मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं हो रहा था। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सबने मिलकर यही फैसला किया कि हम SOPs के साथ खोलें जितना पहले खोले थे। और पुराना खासा अगर हालात खराब होते हैं, अगर हमें दोबारा बंद करने पड़े तो बंद कर देंगे। दोबारा बंद करने पड़े तो कर देंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिएगा, जो पंजाब में मैंने खुद भी विटनेस किया और देखा भी है कि आप लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से शुरू किया था रैंडम टेस्टिंग का, कि मुसलसल किसी भी स्कूल में जाकर, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, रैंडम टेस्टिंग की गई थी ताकि सैंपल्स इकट्ठे किए जाएं। अब चूंकि कोविड की जो सेकेंड वेव है उसमें ग्राफ डाउन तो हुआ है, लेकिन क्या वो SOP भी कंटिन्यू रहेगा ताकि मेक श्योर किया जाए कि स्कूल्स वाले छुपा नहीं रहे या इंतजामिया को झूठ नहीं बोल रही और रैंडम टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्कूल बंद किए जाएं? के लिए मैं अभी जा रहा हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्टर को मिलने के लिए इन द नेक्स्ट 20-25 मिनट। तो इसकी पर बैठ के पूरी अभी डिस्कशन हो रही है कि हाउ वी विल मैनेज दैट, क्योंकि पहले भी हमने किया था, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रहा था। इस तरह भी आई थिंक मेरे ख्याल से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुराद साहब, एक और मामला कि हमने देखा है कि अब फैसला तो गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चूँकि गवर्नमेंट ने करवानी होती है, लेकिन इंतज़ामिया स्कूल की जो होती है, एसोसिएशंस कुछ ऐसी हैं जो कह रही हैं कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, हम स्कूल खोलेंगे 11 को। ऐसी कल खबरें चलती रही, अभी तक चल रही हैं। इनको कैसे डील करने का प्लान बनाया आपने? देखें, आपको मेरा पता है कि मैंने हमेशा हुकूमत की रेट को इम्प्लीमेंट करवाया, और अगर कोई स्कूल खोलेगा तो स्कूल सील कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसमें ना कोई कॉम्प्रोमाइज है और ना इसमें किसी की बात सुनी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने एक्सप्लेन किया कि मरहलावार स्कूल खोला जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई किसी किस्म की भी जो है वो नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट की रिट कायम की जाएगी, मरहलावार ही स्कूल खुलेंगे। हाँ, अगर
कोविड की सिचुएशन खुदा न खास्ता खराब होती है तो बंद भी कर दिए जाएंगे। इसमें ऐसा कोई रिजिड डिसीजन नहीं है कि हमने इसके ऊपर, ऑब्वियसली अगर दोबारा से केसेस सामने आते हैं तो फिर उसको दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना भी पड़ सकता है, इसलिए SOPs की आपने खिलाफवर्जी नहीं करनी है। अब पंजाब में तो ये फैसला ले लिया गया है और ऐसा भी लग रहा है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, लेकिन सुबह सिंध ने जो फैसले लिए हैं उसमें भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी लोगों को भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि सूबाई वज़रा ने भी कहा कि अभी हम डेट फाइनल नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि अब वज़रा ने तमाम ने डिसाइड कर लिया है तो लेकिन तालीमी साल में क्यों डिफरेंस लाया गया है और क्या आगे इम्प्लीमेंटेशन है, प्लान क्या है, जो गैप होगा उसको पूरा कैसे किया जाएगा, क्या प्लान बनाया सिंध गवर्नमेंट ने। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सूबाई वज़ीर हैं लेबर, एजुकेशन और लिटरेसी ह्यूमन रिसोर्स के। अस्सलाम वालेकुम गनी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो फैसला लिया गया है अब अगस्त से ये तमाम स्कूल जो हैं खोले जा रहे हैं, मतलब तालीमी साल सितंबर के बजाय, इसकी क्या वजह है? देखिए इस साल तो जो मसाइल पैदा हुए हैं कोविड की वजह से, तो हमारा तो पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा डिस्टर्ब हुआ। तो इस वक्त तो जितने भी फैसले किए जा रहे हैं वो बहालत मजबूरी किए जा रहे हैं, और जो आज हम प्लान कर रहे हैं हमें नहीं पता, खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है जी तो हमें फिर दोबारा से इन चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़े, रिविज़िट करना पड़े। लेकिन फ़िलवक्त तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह ज़ाहिर है कि कोविड की वजह से स्कूलों का बंद होना, बच्चों का कोर्स का मुकम्मल ना होना, ये बुनियादी रीज़न्स हैं, इसलिए इसको फ़ैसला किया गया कि ये महीने तब्दील हो जाएंगे। गनी साहब बहुत ऐसा भी हुआ और कहा भी गया पेरेंट्स की तरफ से भी कि कोविड की वजह से बच्चों का तालीमी खर्च बहुत ज़्यादा हुआ, 1 साल से ज़्यादा का तालीमी खर्च अगर कहें तो गलत नहीं होगा। क्या गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए ये तो मुमकिन नहीं है कि जो नुकसान हुआ है उसका हम 100% अजाला कर लें। कोशिश है कि नुकसान को कम किया जा सके किसी तरह से। अब जाहिर है कि जिन बच्चों ने 6, 7, 8 महीने तक तालीम हासिल नहीं की, जाहिर है कि वो वक्त वापस तो नहीं आ सकता। हमारी कोशिश है कि जो ज़रूरी चीज़ें सिलेबस में हैं उनको तरजीह दी जाए, वो पढ़ाई जाएँ, वो मुकम्मल कराया जाए कोर्स, उसके बाद एग्ज़ाम्स हो जाएँ। लेकिन वक्त का जो ज़िया हुआ है उसका कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मुख्तसर अरसे में बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जो ज़रूरी हैं और जो आगे चलकर ज़िंदगी में उनके काम आनी है। तो जो निस्बतन सिलेबस में कम ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा शायद पीछे रखेंगे, उनको निकाल देंगे। जो हमने वो कंडेंस किया है कोर्स, उसमें उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिशें तो जारी हैं ताकि जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। सईद गनी साहब, एक और मामला कि अब शेड्यूल तो दे दिया गया मरहलावार, जो छोटे बच्चे हैं किंडरगार्टन और नर्सरी के, उनके लिए क्या शेड्यूल है? क्या वो भी एक साथ ही जाएंगे जब क्लास 1 से स्टार्ट हो रहा है स्कूल? देखिए हमने सिंध में जितने फैसले किए स्कूलों के मुतल्लिक, वो हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी है एजुकेशन पर, उसका हम इजलास बुलाते हैं और मशावरत के साथ करते हैं। आज अगर हम ये बात करने के काबिल हैं, जो कल हमारी एक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तमाम सूबों की, उसमें ये फ़ैसला हुआ कि मुख्तलिफ़ मराहिल में तालीमी इदारों को खोला जाएगा। अब जब तालीमी इदारे मराहिल में खुलेंगे तो मज़ीद इक़दामात, जो दाखिले कब होने हैं, एग्ज़ाम्स कब होने हैं, उसका फ़ैसला हम स्टैंडिंग कमेटी में बैठ कर करेंगे। और वहाँ हमारे पास चूँकि तमाम मुतल्लिका लोग होते हैं, बोर्ड्स के चेयरमैन होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदे होते हैं, तो उन सब की मशावरत के साथ हम ये तय करेंगे कि किस तारीख को, किस हफ्ते में, किस महीने में क्या क्या इक़दाम हमें आगे करना है। तो फ़िलहाल तो हमारे पास वो तारीखें आ गई हैं जिन मराइल में स्कूल्स को खोलना है हमने। जी बिल्कुल, और ये डिसीजन तो ऑब्वियसली सबने मिलकर ही लिया है। गनी साहब ये बताइएगा, चूंकि हम आपसे बात भी कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं आप, और पंजाब में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मसावी यकसा निज़ाम तालीम की बात हो रही है, क्या सिंध में भी इसके ऊपर सोचा जा रहा है, ख़ास तौर पर 5वीं तक के मसावी निसाब होगा? देखिए मसावी निसाब से मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली मतलब आपका है, लेकिन सूबों में, सूबा सिंध में ज़ाहिर है कि जो निसाब है वो एक ही जैसा है। सूबों में अलग अलग है, पंजाब में थोड़ा सा फ़र्क होगा, सिंध में थोड़ा सा फ़र्क है, KP में थोड़ा सा फ़र्क होगा, बलूचिस्तान में थोड़ा सा फ़र्क होगा।
लेकिन अगर आप सूबा सिंध की बात करें तो हमारे सूबे में तो एक ही निसाब है जो तमाम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकसा तालीम और जो पूरा एक कोर्स आउटलाइन होती है वो चाहे प्राइवेट के लिए हो गवर्नमेंट के लिए हो, हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली आप चाहे शायद सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो पहले से ही एक ही कोर्स आउटलाइन है जो पढ़ाई जाती है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन सबका बैलेंस एजुकेशन है कि 5th क्लास में आपने ये लाजमी पढ़ाना है, दैट्स व्हाट वी मेंट बाय दिस। करिकुलम जो सेम होना चाहिए, मतलब आपने ये सब्जेक्ट बनाने हैं और इसके अंदर आपने रहना है, इससे बाहर नहीं निकलना। बुक आप कोई भी अपनी मर्जी की पढ़ा सकते हैं जो भी स्कूल है, लेकिन खैर ये भी मामला लग रहा है कि 2021 और फिर 22 तक जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है फेडरल लेवल पर ये फैसला कर लिया है कि मुसावी तालीम होगी और जो करिकुलम है वो यकसा होगा पूरे पाकिस्तान में ग्रेजुएट। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज जी, वी मूविंग ऑन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई दुखी दिल के साथ मैं ये खबर पढ़ने लगी हूँ और मुझे बिल्कुल कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से बात करूँगी, क्योंकि हमेशा जब भी हम पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की बात करते थे और ख़ासतौर पर सफाई सुथराई के हवाले से बात करते थे, तो वो चाहे कराची हो, वो कोयटा हो या KP का कोई इलाका हो, हमेशा लाहौर के साथ कंपेयर किया जाता था कि साफ सुथरा वेल मैनेज्ड सिटी है, जिसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और गुज़श्ता एक दहाई अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर रही सफाई सुथराई के हवाले से। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ लाहौर में दावे जो थे किए LWMC ने वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा नहीं उठाया जा सका। हमारी बात हुई LWMC के नुमाइंदों से, उनके अफसरान से, लेकिन उन्होंने कहा था कि आइंदा चंद दिनों में ये हो जाएगा मामला। लेकिन आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से लाहौर की सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है और कोई उठा नहीं रहा उस तरीके से जो कि तरीकाकार होना चाहिए। शहर के इलाके, कैन यू बिलीव ये लाहौर की सड़कें हैं और मेन रोड्स हैं, जगह एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल ढेर लगे हुए हैं और जो तरीकाकार है, जो मैनेजमेंट का तरीका है, लॉजिस्टिक्स जो है, जो जरूरी है, जो आपके पास मशीनरी होनी चाहिए वो नहीं मौजूद है। अब ये फैसला किया गया है, जब 24 न्यूज़ और सिटी 42 ने आवाज़ उठाई, बात की, तो अब ये कहा जा रहा है कि जी हम रेंट पर इक्विपमेंट ले लेंगे और उसको हम टेंडर उसके लिए बुलवा लिया गया जी, रेंट पर हम करके इसको तो मामला हल करते हैं। मतलब ये व्हाई डू दे डिसाइड कि अब आके हमने टेंडर देना है और रेंट पर चीजें लेनी है, व्हेन यू ऑलरेडी न्यू कि 31 दिसंबर तक ये कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपने उसको रिन्यू नहीं किया, आपने नई कंपनीज को हायर करना था या नहीं करना था, आपके पास लॉजिस्टिक्स है या नहीं है, ये सब चीजें ऑन ग्राउंड और आपके पास पता थी। क्यों ये डिसीजन लिया गया? हमेशा इसी तरह से क्यों होता है कि जब आपके सर पर पड़ती है तब यू डिसाइड कि हमने ये करना है और अब हम रेंट पर कर लेंगे और अब हम चीजें गुजर गई है, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर चुकी है और अभी तक ना टेंडर मिला है, ना इक्विपमेंट है, ना आपके पास तरीकाकार है, ना वो लॉजिस्टिक्स हैं, ना ही वो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब ये कूड़ा पड़ा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। लाहौर जो कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, जो कि पहले बागों का शहर होता था, अब इस पर कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है, कचरिस्तान बन चुका है जी। और अब आप देखें इस कूड़े के अंदर, मैं थोड़ी डिटेलिंग देख रही थी कि आजकल के दौर में कोविड के सिनेरियो में तो कूड़ा इकट्ठा और वहां से हटा देना ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल का वेस्ट आप देखिएगा यहाँ पर अब जो है वो ढेर होना शुरू हो जाएगा। और मुझे नजर भी आ रही थी, कुछ सिरिंजेस पड़ी हुई थी, कुछ मास्क पड़े हुए थे। जिशान सफदर ने हमें ज्वाइन किया, हमें मुसलसल बताया जा रहा है कि लाइव सिचुएशन भी देख लें जी आप। ये तो मनाजर हमने जो पूरा शहर से इकट्ठे किए वो आपको दिखा रहे थे। जिशान, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ खड़े हैं आप और क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? वालेकुम अस्सलाम सिमल अबूजर भाई। मैं इस वक्त 7 अप रोड पे खड़ा हूँ, जो कि कैंची फाटक के मुंसलिक रोड है और इसके साथ वाल्टन है और ये एक मेन रोड है जहाँ पे लोगों की काफ़ी तादाद में गुजरगाह है ये। और इस रोड पे भी कचरे की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त आप देख सकती हैं कि ये एक सरकारी इमारत है और इस सरकारी इमारत की दीवार के साथ कचरे के ढेर लगे हुए हैं और ये कचरा कोई आज कल का नहीं है। इस कचरे को तकरीबन हो चुके हैं हफ्ते से 1.5 हफ्ता हो चुका है जब से ये मामलात LWMC और हुकूमत के दरमियान और जो प्राइवेट कंपनी थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके कॉन्ट्रैक्ट से पहले के मतलब यहाँ पे सफाई सुथराई होती थी। अब कॉन्ट्रैक्ट जो ही ख़त्म हुआ है तो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के मुख्तलिफ, जिस तरह से आपने बताया कि लाहौर बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब ये सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही।
जहाँ भी जाएं, जिस जगह पे भी जाएं, हर जगह पर जाएं, जिस जगह पर भी जाएं, लाहौर में हमें कचरा नजर आ रहा है और जो आइडली काम किया जाना चाहिए था वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकी है। निशान सफदर साथ ही मौजूद रहेगा। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर ये मिस मैनेजमेंट जो हुई है इसका हल क्या है, क्या जवाब है हुकूमत के पास, जो कि लाहौर की भारी जिम्मेदारी है वो अभी तक लगता है निभा नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अबूजर एंड सीमल। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा वक्त देने के लिए। क्या हुआ, ये मिसमैनेज हो गया? क्या आप कन्फेस करेंगी? क्योंकि ये डिनाई मत कीजिएगा कि कूड़ा नहीं है, बैकलॉग नहीं है, सड़कों पर जगह जगह ढेर नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी डिनाई क्यों करूंगी सीमल। देखें, सबसे पहले तो बिल्कुल ये बहुत माजरत हम लाहौरियों से करते हैं कि लाहौर वाले बिल्कुल भी कभी भी इस लेवल पे वो कचरा देखने के लिए दे आर नॉट रेडी, और ये अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मुझे ये सब हुआ क्यों ये आपको बताना पड़ेगा। आपको पता है कि टर्किश कंपनीज का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 31 दिसंबर को खत्म होना था। जी जी। और उन्होंने 20 दिन पहले सीमल कचरा उठाना बंद कर दिया, जबकि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं खत्म हुआ था। अब कचरा जब उन्होंने उठाना बंद किया तो लोकल गवर्नमेंट ने, LWMC ने उनसे जो गाड़ियां थी वो सारी तहवील में ली, और इस दौरान 2 से 3 दिन आप ये सोचे कि जब 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की आबादी का शहर हो और टनों के हिसाब से जब कचरा हो तो एक दिन भी ना उठाया जाए तो ये सिचुएशन बनती है। बिल्कुल ठीक। जब 2 से 3 दिन हुए तो ये सारी सिचुएशन बनी। फिर हमने क्या किया कि हमने उनकी गाड़ियां तहवील में ली और कचरा खुद उठाना शुरू कर दिया। फिर सिचुएशन को थोड़ा सा हमने नॉर्मलाइज किया, क्योंकि 2 से 3 दिन का कचरा ऑलरेडी जमा था। तो आपको पता ना कि पर डे जो गाड़ियां कचरा उठाने के लिए काफी सिर्फ होती हैं, वो 3 दिन का कचरा उठा रही थी। तो अभी हमने अपना पिछला वो सारा क्लियर करने के करीब थे, तो ये कंपनी कोर्ट में चली गई और उन्होंने। लेकिन मुसर्रत साहिबा, आपने कहा कोर्ट में चली गई, सवाल मामला हमने देखा है 31 दिसंबर तक ये डेट थी। आपने मिड ऑफ दिसंबर में ही जाकर जब उन्होंने ठीक है उन्होंने हड़ताल कर दी, वो नहीं काम कर रहे थे, मुज़ाकरात करने चाहिए थे, बजाय के जो तरीकाकार देखा LWMC ने और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, धावा बोला, पकड़ धकड़ की, सामान जब्त कर लिया। कोर्ट ने तो फिर ये ऑर्डर देना था क्योंकि तरीकाकार गैर कानूनी था। बाय कॉन्ट्रैक्ट सामान सारा उन कंपनीज का था, LWMC के पास तो कोई लॉजिस्टिक्स नहीं थी और ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। नहीं, वो तो मैं तो इस चीज की ये कह ही नहीं रही, उस वक्त जरूरत ये थी। और उसमें हमने जो टर्किश एम्बेसडर थे उनको भी ऑन बोर्ड लिया, उनसे भी हेल्प मांगी कि ये देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने भी सबसे पहले जो असल में तो उनका था, आई एग्री, लेकिन उन्होंने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, उन्होंने अगर उनको आप फर्ज करें कि अगर हमारी जॉब हो, आपकी जॉब हो और आपने डिसकंटिन्यू सर्विस करनी है वो 31 दिसंबर को, आप 10 दिसंबर को कहें कि मैं नहीं आ रही, तो चैनल क्या करेगा? लेकिन पेमेंट्स के इशू तो गवर्नमेंट की तरफ से भी थे ना, मैनेजमेंट के इशू गवर्नमेंट की तरफ से भी थे, तो कुछ पूरी तरह से उनको अकोमोडेट तो नहीं किया गया। सीमल, मैं अर्ज करूं, मैं तो सिर्फ इसकी बैकग्राउंड बता रही हूँ। अब इसमें अगर निटी गिटी में जाएंगे तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो चलिए फिर छोड़ देते हैं ना इस बात को कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब ये बता दीजिए कि पता था कि 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है दोनों कंपनीज के साथ ही, कोई नई कंपनी कुछ नया टेंडर, अपने लॉजिस्टिक्स के लिए काम, LWMC को एम्पावर करने के लिए काम, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। हो गया है जी, हो गया। मैं अर्ज करती हूँ, चलिए बताइए। ये बेसिकली ये पिछला इसलिए बताना है कि जब वो बीच में 4 से 5 दिन की वर्किंग ना हुई, कचरा जमा होता रहा और फिर अब हम दिन रात भी उठा रहे हैं, तो ये जो कचरों के ढेर है इनको उठाने में टाइम लग रहा है, जबकि नंबर ऑफ व्हीकल्स भी कम है। अब मैं अर्ज करूं कि अब हमारा प्लान क्या है या हो क्या रहा है, लोगों को ये बताना ज्यादा जरूरी है ताकि उनको ये समझ आए कि ये हमेशा के लिए ये मनाजिर वो नहीं देखेंगे। हर दिन इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन इट कैन टेक 1 वीक। मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह ये सारा हम क्लीन अप सर्विस देंगे। 1 हफ्ता नहीं, लेकिन 1 वीक में क्या आपने कोई टेंडर अभी तक जारी किया है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई कंपनी आ रही है, कोई आउटसोर्स कर रहे हैं या खुद ही करने वाला है LWMC इसको? जी, मैं अब मैकेनिज्म बता देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कचरा तो हर रोज उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा, टोटल क्लियर करने में जो पिछला भी है और वो उसको इतना टाइम लग सकता है। ठीक है। अगला अब सवाल आ जाते हैं कि हमारी अरेंजमेंट क्या है। गवर्नमेंट पंजाब ने बिल्कुल बिड किया हुआ है, टेंडर दिए हुए हैं। हम इसमें 2 तरह से काम कर रहे हैं। LWMC अपनी गाड़ियां भी हम ले रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी गाड़ियां ले रही है, और साथ हमारे पास कोई 40 से 50 कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उनमें से हम हर जो लाहौर के 9 टाउन्स हैं
उनके लिए हम 5-6 कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ है। अच्छा। और वो भी फाइनल स्टेज के ऊपर है, अपनी फाइनलाइजेशन के ऊपर है, और वो भी इंशाल्लाह ताला इट कुड टेक मैक्सिमम मुसरत चीमा साहिबा, आपने कह दिया ये मैकेनिज्म बना लिया, कितना टाइम लगेगा इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में? मैक्सिमम नहीं, खत्म होने में नहीं, शुरू स्टार्ट होने में, कॉन्ट्रैक्ट होने में होपफुली इंशाल्लाह विद इन 1 वीक कुछ हो जाएंगे। मुसरत चीमा साहिबा, 1 वीक में ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएंगे। एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठता है यहाँ पर कि जब 2019 से ये कॉन्ट्रैक्ट टर्किश कंपनीज के साथ रिन्यू हो रहे थे, ये मालूम था कि रिन्यू किया जा रहा है, ये कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 31 दिसंबर को ख़त्म होना था, ये पहले क्यों नहीं कर लिया गया? क्या आप समझती हैं गवर्नेंस में ये नाकामी है या फिर गफलत है? नहीं, मेरी सुने अबूजर, इसमें जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि अगर ये जिस तरह कंपनीज पूरी दुनिया में एक तरीका होता है, 31 दिसंबर तक तो अभी तक तो ये सिचुएशन ही ना होती, और अगले 2-4 दिनों को तो वैसे ही मैनेज, मतलब गाड़ियां हमारी हर दिन आ रही हैं, तो हमने इधर उधर से भी जो मतलब रिन्यू करते रहते थी जी। तो बात यह है कि इन्होंने बहुत इस तरह कभी इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती, ना लोकल कंपनी करती और फॉरेन जो बाहर की कंपनी है वो तो बिल्कुल ही नहीं करती। तो ये एक अजीब तरह की अपनी नौयत की एक वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हुई, और जिसकी वजह से ये दिक्कत का सामना रहा आवाम को। और वो लोग तो जिनके घर के बाहर कूड़ा है वो तो नहीं देखेंगे कि हमारे एक्सक्यूज तो नहीं सुनेंगे, इसलिए अवाम का गम और गुस्सा, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल बजा है। तो मैं अर्ज कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये अपनी नौयत का एक अनोखा ही वाकया था कि उनको मतलब 20 दिन पहले। चलिए मुसरत साहिबा, इर्रेशनल होकर जाते जाते ये भी बता दें कि ये जो अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया था उसमें गलती किसकी थी? आप कह रही हैं कंपनीज की गलती थी? देखिए, कंपनीज की ही गलती थी, जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद फिर उसके बाद ये सिचुएशन होती तो फिर हमारी फॉल्ट थी। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो हुआ ही नहीं था, वो तो एक्सटेंड हुआ था, रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं था। लेकिन सीमल उसके एक्सटेंशन टाइम वो 31 दिसंबर, दैट वाज नॉट 10 दिसंबर। 10 दिसंबर पे उन्होंने काम वो किसी, और हम इनको कानून के कटहरे में लेके जाएंगे, इंटरनेशनल लॉज भी मौजूद है, वो तो होता रहेगा। फिलहाल हमें लोगों के फिलहाल इमरजेंसी है, बिल्कुल जी, थोड़ा इमरजेंसी है, उसको सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुसरत साहिबा कि उसको तो सॉर्ट आउट करना है, और आपने डेडलाइन भी दे दी और हम मार्क भी कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरा बैकलॉग और डेली का कूड़ा उठा भी लिया जाएगा। और आपने कहा इसी हफ्ते के अंदर, यही ऑलमोस्ट 7-8 दिन होंगे जिसमें नया कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज की बिडिंग भी चल रही है। और तीसरा आपने कहा कि अदालत भी जाएंगे, तो फिर ये भी देख लीजिएगा कि कंपनीज के पास भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें पेमेंट इश्यूज हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, हैंडलिंग के इश्यूज हैं, वो उनको भी हाईलाइट करेंगे, वो एक अलग इशू भी बन जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। ज़िशान, आपका भी शुक्रिया। तो गुड न्यूज आपके लिए भी आ गई है, मुसरत साहिबा कह रही हैं कि अगले 1 हफ्ते में सिचुएशन क्लियर और बेहतर नजर। अब हम देखते हैं कि अगले 1 हफ्ते में कैसे होती है क्लियर, क्योंकि LWMC के जो अहदेदार हैं वो भी यही कहते थे कि 1 हफ्ते में मामला हो जाएगा क्लियर, लेकिन अब तक वो नहीं हो सका। 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि आइंदा अगले हफ्ते में ये कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनल हो जाएंगे। लाहौर के जो शहरी हैं वो देखेंगे अपने शहर को दोबारा से साफ होता हुआ, क्योंकि इस वक्त बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है इसको हैंडल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हज़ारा में होने वाले अफसोसनाक वाक़यात और हज़ारा बरादरी के साथ जो वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान में, जो मच इलाका है बलूचिस्तान का मच इलाका, उसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया हज़ारा बरादरी के साथ। उसमें अब ये मामला है कि मुज़ाकरात इस वक्त नाकाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शेख रशीद की तमाम फ़रीक़ैन को यकीन दिलाने के बावजूद धरना मुजाहिरीन ने अभी तक धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया और मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कोयटा तशरीफ लाएं और इन सब मामलात को देखें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वाकई वज़ीर दाखिला वहाँ गए, जहाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से उन्होंने मुलाकात की, मुज़ाकरात भी करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि गवर्नमेंट और स्टेट उनके साथ खड़ी है, उनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। जुल्म और ज़्यादती है ये कन्फेस भी किया गया, शर्मिंदा है ये भी कहा शेख रशीद ने। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने 4 मरतबा ये हमला किया और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारी गली से 4 जनाजे उठाए गए। ये मुजाहिरीन और लवाहिकीन जो हम मौजूद थे वो बार बार शेख रशीद को ये कहते रहे। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म का पैगाम तो उन्हें दिया कि हम मुजरिमों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो एक ही चीज़ पर डटे रहे कि हम मुतालिबात अपने वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे और मुज़ाकरात भी उनसे ही होंगे। बिल्कुल,
और ये अफसोसनाक मनाजिर हैं, सड़कों पर अभी भी उसी तरह मैयतें पड़ी हुई हैं और धरना दिया हुआ है। हज़ारा बरादरी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसे पहले भी हो चुका और हमने देखा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, नून लीग गवर्नमेंट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में हम लोग एज ए कौम हज़ारा बरादरी को उस तरह से बचा नहीं पाए हैं और या इनके साथ जो होने वाले वाक़यात हैं उसको रोक नहीं पाए हैं। और अब हज़ारा बरादरी का अगर ये मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है मच में, और उसके हवाले से अगर वो उनकी डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाएं और उनसे वादा करें और उनको यकीन दहानी करवाएं, तो वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए और जाकर उनसे बात करनी चाहिए और धरना ख़त्म कराने के लिए अपनी कोशिश जो है वो मैक्सिमम करनी चाहिए। ठीक है, शेख रशीद साहब गए हैं, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाएंगे तो उनके जो जख्म है उन पर मरहम पट्टी जरूर रखी जाएगी। बिल्कुल, और अगर वो अपने दुख में, अपनी तकलीफ में, और ये तकलीफ सिर्फ इस इंसिडेंट की नहीं जो बहुत बड़ा है, बल्कि माजी की कई सानिहात, माजी की कई वाक़यात जो इस पूरी चेन के साथ जुड़ जाते हैं, अगर वो ये मुतालिबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद आए तो उनको जाना चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को न सिर्फ ताज़ियत करनी चाहिए बल्कि उनको यकीन दहानी करानी चाहिए कि जो प्यारे आपके इस दुनिया से चले गए उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता। उनके लिए दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन इंसाफ जरूर फराहम किया जा सकता है, मेक श्योर किया जा सकता है कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। अब उस वाकयात के पीछे कौन इन्वॉल्व है, हम अपनी पूरी मैन पावर लगा देंगे, सिक्योरिटी सर्विसेज को लगा देंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे कि वो इंसाफ उनको जरूर मिले और आइंदा फ्यूचर में हम इस जगह पर इस बिरादरी के लिए जो अपने आप को आइसोलेट कंसिडर करती है अमन फराहम करेंगे। और बतौर पाकिस्तानी वो इस मुल्क का उतना ही हिस्सा है जितना मैं, अबूजर या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, और ये यकीन दहानी उन्हें किसी मिनिस्टर से नहीं आएगी, किसी नुमाइंदे से नहीं आएगी, किसी तर्जुमान से नहीं आएगी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर खुद जाएंगे तभी आ सकती, तभी आएगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाना चाहिए और इसके साथ साथ जहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात है तो वो भी मजीद इसमें तेजी लानी चाहिए, क्योंकि ऐसे पहले भी हुआ कि जब भी हज़ारा बरादरी के साथ ऐसा जुल्म हुआ है और उसके बाद जो मुहरिकात थे या जो जालिम थे उनको उस तरह से पकड़ा नहीं गया, कटहरे में नहीं लाया गया। अगर उसके पीछे भारत है तो इस केस को लेकर UN तक लेके जाया जाए कि भारत ने ऐसे ऊंचे हथकंडे जो हैं हमारे बॉर्डर एरियाज पे अपनाता है और फिर हमारे साथ जुल्म, हमारे लोगों के साथ जुल्म होता है, भारत है इसके पीछे, या हमारे एंटी स्टेट एक्टिविटीज जो लोग करते हैं चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके पीछे कौन है, इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होकर इंटरनेशनल लेवल पर इसको उठाना चाहिए, उनको सजाएं दिलवानी चाहिए। बिल्कुल, सजाएं दिलवानी चाहिए और यही वो वाहिद हल रह गया। ऑल्दो शेख रशीद साहब का भी वहां जाना एक बड़ी बात थी, यानी कि इस इशू को डिस्कस किया जा रहा है, बट काफी बात नहीं थी और ऐसे जुल्म के खिलाफ तो मेरे ख्याल से फिर उनकी बात मान भी लेनी चाहिए ताकि उनके दुख का थोड़ा सा ही सही अजाला हो सके। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे जिसमें हम कोरोना की सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं। जी, कोरोना का वार जो है वो फिलहाल चल रहा है, ग्राफ डाउन जरूर हुआ है लेकिन पेशेंट्स की तादाद कम नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। फर्स्ट वेव के बाद हम बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे और केसेस जो है वो कंट्रोल, मतलब 200, 300 पर डे, 400 तक चले गए थे, रेशो बहुत कंट्रोल हो गई थी। लेकिन इस वक्त मुसलसल केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं, रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है और आपने बचकर रहना है। प्लीज एहतियाती तदाबीर को जरूर फॉलो करें, बहुत जरूरी है जी एहतियाती तदाबीर, SOPs को फॉलो करना, क्योंकि पाकिस्तान में मजीद 1497 अफराद इससे मुतासर हुए हैं, जिसके बाद अब मुतासरा अफराद की जो कुल तादाद है वो 4,90,476 तक पहुंच चुकी है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 59 अमवात भी हुई और जहां बाक अफराद की तादाद अब 10,409 तक पहुंच चुकी है। और मुल्क भर में जो कोरोना मुस्बत केसेस हैं, यानी कि जो टेस्ट हैं और ओवरऑल जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसकी शरह 5.92 है और कराची में भी सबसे ज़्यादा शरह देखी गई 13.84। बिल्कुल, और इसमें अगर हम जिक्र करें कि जो नई किस्म का वायरस है, कौमी अदारा सेहत ने उसकी भी तस्दीक करती है कि वो पाकिस्तान में अब आ चुका है, तो आपको ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा क्योंकि नई किस्म का वायरस जो है वो 70% ज्यादा तेजी से ट्रांसमिट करता है और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्गर होते हैं और अभी तक कुछ भी ऑब्वियसली प्रूवन नहीं है, इट्स ऑल द थ्योरीज जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है। 2 पाकिस्तानियों में ये नई किस्म जो है वो पाई जाती है और ये दोनों ही बरतानिया से वतन वापस आए थे। इसी के साथ साथ जो सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा है कि कोरोना की नई किस्म के 4 मशकूक अफराद का ताल्लुक लाहौर से है और चारों के टेस्ट लेकर NIH को अब भिजवा दिए
गए हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी कोरोना की नई किस्म से बचाव के लिए अब सर जोड़ लिए हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सेम हैं या इसके अलावा हैं। और फिर अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें एहतियात तो करनी ही है। और वैक्सीन चूँकि पूरी दुनिया में इस वक्त लगाई जा रही है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन अपनी कमर्शियली अब इसको यूज़ करवा रही हैं, चाहे वो यूके है, अमेरिका है, UAE है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है। अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला मार्च में वैक्सीन आ जाएगी या मार्च से पहले उसके अराउंड ये बात की जा रही है, तो तब तक और उसके बाद भी एहतियात तो लाजमी है। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि तकाजे पूरे किए बगैर ही भारत में कोरोना वैक्सीन मंजूर कर ली गई है, कोई ट्रायल नहीं हुआ और कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के तकाजे बिल्कुल पूरे नहीं किए गए और एक भारतीय कंपनी ने उसकी मंजूरी दे दी है। भारतीय हुकूमत की जानिब से ये जो मतलब वैक्सीन जो है वो अप्रूव कर दी गई है, इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और भारतीय रेगुलेटर ने, भारतीय बायोटेक नामी कंपनी ने जो वैक्सीन मंजूर की है उसमें को वैक्सीन इसे कहा जा रहा है और ये कहा गया है कि सरकारी इदारों ने इसमें अपना किरदार अदा किया था। अब बात यह है कि इंडिया इज ऑन सेकंड नंबर पूरी दुनिया में। अगर हम रिगार्डलेस कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं या नहीं, हम इंसान हैं और इंसानियत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं खुद भी समझती हूं कि दिस वाज सच अ इमेच्योर डिसीजन और इतना स्टूपिड डिसीजन कैसे ले लिया गया कि आप कुछ भी ट्रायल किए बगैर, उसके जितने SOPs हैं उसको फॉलो किए बगैर वैक्सीन अप्रूव कर देंगे तो आप पहले ही कोविड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुदा ना खास्ता उसके साइड इफेक्ट शुरू हो गए तो सिचुएशन क्या रहेगी? सिचुएशन मजीद खराब भी हो सकती है। भारत में चूंकि बहुत ज्यादा केसेस हैं और दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है, जहां पर अमवात की तादाद 1,49,886 तक पहुंच चुकी है। 1,03,57,000 से ज्यादा मरीज हैं जो कि इस वक्त भारत में हैं। दूसरे नंबर पर होना भारत का इस बात का सबूत है कि एक तो पहले एहतियात नहीं की गई है, जिस तरह से बताया जा रहा था कि भारत में लॉकडाउन भी टाइम पर नहीं लगाया गया, फिर जो लॉकडाउन उठाया गया वो भी टाइम पर नहीं लगाया गया, फिर वैक्सीन जो है उसके हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो भी काफ़ी परेशान कुन है। तो भारत का इमेच्योर रवैया, नरेंद्र मोदी का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनी कौम को नुकसान पहुंचा रहा है और ये भी भारत को और उसकी जो हुक्मरान हैं और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखना होगा कि वैक्सीन में जल्दी नहीं करनी है, वैक्सीन में जल्दबाजी नहीं करनी है। आप रिसर्च करके जो अप्रूव वैक्सीन है वही लगानी है और उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तरीकाकार है, कमर्शियली उसको कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। विहाड़ी में कुरान हिफ्ज करने वाले तालिब इल्म को सबक याद न करने पर उस्ताद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि 8 साला तालिब इल्म तशद्दुद की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बिल्कुल। और ये अफसोसनाक वाकया थाना सदर की हदूद चक 214 EB बंगला में पेश आया, जहां पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया और पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के दौरान 8 साला बच्चे की हालत गैर हो गई, फिर तिब्बी इमदाद मिलने से कबल ही बच्चा जाबहक हो गया और अब उस उस्ताद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिसने ये तशद्दुद किया। ऐसे समझ नहीं आती मुझे कि कैसे आप छोटे से बच्चे, 6 साला बच्चे मोहम्मद मुबश्शिर को आपने इतना मारा कि वो इस दुनिया से चला गया। 3 दिन हो गए इस वाक़े को और इन्वेस्टिगेशंस इस पर चल रही हैं। हमने राब्ता किया मोहम्मद मुबश्शिर की फैमिली से जो इंसाफ के लिए अब पुलिस के चक्कर काट रहे हैं और ये है वो शख्स जिसने उसको बच्चे को मुबैना तौर पर मारा और बच्चा जो है वो फिर इस दुनिया से ही चला गया। यासिन साहब, मोहम्मद मुबश्शिर के वालिद और उनकी अहलिया राबिया बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन साहब, बहुत अफसोस हुआ, आपका छोटा सा मासूम फूल जिसने अभी दुनिया देखनी थी लेकिन वो इस दुनिया से ही चला गया, कैसे ये वाकया पेश आया, थोड़ा सा बताइएगा। ये वो ना बच्चे को बोलने लगा जाकर कपड़े चेंज करके आओ जी कमरे में। वो बच्चा उधर कमरे में चला गया, कपड़े चेंज करे, उधर से आया, थोड़ी सी लेट हुई, उसको उधर उठा के मारा दीवार में, पहले फिर हंटर के साथ मारा, तार बिजली के लपेटी हुई थी जी, ते उधर उठा कर मारा, फर्स्ट उधर दम दे दिया जी बच्चा। बच्चे के जिस्म पे निशान थे जी, कैसे पता लगा कि उसने तशद्दुद किया है? क्या वहाँ पर और लोग भी थे? खुद इधर आप बताने आया जी। ओहो, उसने खुद बताया। वालिदा है। हमारे को तो पता नहीं, मैंने मोबाइल नंबर भी उसको दिया हुआ था, मैंने बोला कोई बच्चों के साथ मसला हो मेरे को फोन कर देना, लेकिन उसने फोन तक मेरे को नहीं किया जी। वहाँ और मेरा नंबर तो उसके पास लिखे हो, अल्फाज नहीं है हमारे पास, ऑब्वियसली वालिदा के पास तो मतलब क्या करें, वो यकीन ही नहीं उनको आ रहा होना, तभी वो रो रही हैं और अभी तक पुलिस के चक्कर कट रहे हैं थानों के। ये बताइएगा यासिन साहब,
ये क्या मतलब कोई मदरसा था जहाँ पे भेजा था, वहाँ पे कोई और नहीं था जिसने देखा है? क्यों ऐसा किया, इस हद तक क्यों चला गया ये उस्ताद? ऐसे पहले भी हुआ है, उसने कभी पहले भी मारा है? सर जी वो कमरे में लेकर गया, दूसरे बच्चे बाहर खड़े हुए थे कमरे में, कौन उसको देखकर, जो गांव वाले थे जो अपने घरों में थे जी, उन लोगों को नहीं पता था ये बच्चे को पढ़ाता है, इतना तो नहीं मारेगा जी, नहीं पता था गांव वालों को। गांव वालों को नहीं पता था और एक उस्ताद जो है वो हैवान बन गया और फिर आपने बताया कि खुद ही आपको वो बताने आ गया। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? इसको पकड़ा तो हुआ है, आपका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ तो मिल सकता है ना? हाँ जी, इंसाफ अभी तक नहीं मिला हमारे को जी। वजीर आला आएगा तो हमारे को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वरना ये पुलिस हमारे को इंसाफ नहीं दे रही। आज तीसरा दिन हो चुका है लेकिन वो नहीं आ रहे, नहीं कोई आगे इधर किसी ने खबर ली है भाई कैसी है, कैसे इंसाफ मिला या नहीं मिला। बिहाड़ी की पुलिस अभी तक हमारे पास नहीं आई। बिहाड़ी की पुलिस आप तक नहीं आई है और मुकदमा नहीं है, नहीं इंसाफ मिला। ये वजीर आला खुद आएंगे तो इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वरना हमारे को पुलिस नहीं दे रही इंसाफ। यासीन साहब, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, अब गिरफ्तार है जो उस्ताद था? हाँ जी वो गिरफ्तार है जी। सही है, लेकिन वज़ीर आला जो हैं वो ऑब्वियसली उनको भी देखना चाहिए कि ये क्या मामला है, क्यों आखिर हुआ, और जो पुलिस के हवाले से जो शिकायत है चाहिए, वो हुक्मरान हैं जी पाकिस्तान के। बिल्कुल। और राबिया बीबी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, अगर आप बात कर सके कि आपको कैसे इतला मिली ये पूरे वाक़े की कि उस्ताद ने बच्चे को, आपके बच्चे के उस्ताद ने उसे मारा? किस हालत में बच्चा घर आया था? क्या हॉस्पिटल गई आप? नहीं जी, नहीं हॉस्पिटल नहीं गए जी, वो हॉस्पिटल तक पहुंचा ही नहीं है जी, उधर ही दम तोड़ गया मदरसे में जी। पता नहीं दिल का मसला बने या दिमाग पे चोट लगी है, कोई पता नहीं, समझ नहीं आई। मेरे पुत्र दा कन्या पाट गया, मेरे पुत्र दा कन्या पाट गया। एक माँ पर क्या गुजरती है, अल्फाज नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए। एक 6 साला बच्चा, मासूम सा छोटा सा बच्चा, आप एक से दूसरा थप्पड़ लगाते हुए 10 दफा सोचो, और उस बच्चे को वालिद साहब के मुताबिक उठा के मारा गया, बिजली की तार से मारा गया, उसके डेड बॉडी के ऊपर निशान भी मौजूद थे। और ऐसा ये शख्स दरिंदा बना कि उसने नहीं सोचा कि उस मासूम बच्चे को कितनी जोर की लग रही होगी, क्या वो वाकई में उसका ये जुल्म बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं। और देखिए कि वो दुनिया से ही चला गया। और बच्चा है जी, 6-8 साल का बच्चा है, वो पढ़ने आया है, उसने थोड़ा सा लेट कर दिया। मतलब क्या दरिंदगी है इन हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर, किस हद तक लोग चले जाते हैं। आप मार पीट से आगे बढ़ के तशद्दुद करते रहे हैं छोटे से बच्चे के ऊपर, उसको आपने मार ही दिया है और फिर आप आकर घर पे बता रहे हैं कि जी मैंने उसको मारा है, अब वो जख्मी है, जो भी है, उसके बाद बेचारे की जान चली गई है। माँ बाप हैं, उनसे क्या बात करें हम, उनके मतलब गम का मुदावा तो यही है कि जब तक इस शख्स को वही करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलेगी जिसका वो हकदार है, उसने जुल्म किया है, उसने एक बच्चे की जान ली है, उसको जो सज़ा बनती कानून के मुताबिक वो जब तक नहीं मिलती है तब तक कुछ भी नहीं। रिक्वेस्ट करेंगे DPO से, IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से कि खुदारा इस वाक़े का स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, इस वाक़े को आप एक मिसाल भी बनाएं और एक्चुअली इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये वो वाहिद उम्मीद है, ये वो इंसाफ की उम्मीद ही है जो इन वालिदैन को थोड़ा दुख का मुदावा कर सकती है। इनका गया हुआ बच्चा तो वापस नहीं आ सकता। यासिन साहब, गवर्नमेंट से आप कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप? पुलिस से क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ नहीं मिला हमें अभी तक जी। ये वज़ीर आला आएंगे तो इंसाफ मिलेगा, नहीं वरना ये पुलिस नहीं दे रही हमारे को इंसाफ जी। राबिया बीबी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक नहीं इधर कोई आया है जी, और हमारे को क्या चाहिए? हमारे को इंसाफ चाहिए ना जी। राबिया बीबी बेचारी क्या बोलें, क्या बात करें, उनका बच्चा चला गया उनकी आंखों के सामने, और किसकी वजह से? उस्ताद जो कि आपका रूहानी बाप होता है, उसने मार मार के बच्चा जो है उनका उनसे छीन लिया है। और जो इस तरह की उनकी वज़ीर आला आए, वज़ीर आज़म आए, वो सिर्फ इसी वजह से है कि शायद उनको इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उनको पुलिस से ही भी तवक्को नहीं है। यही अफसोस की बात है कि पुलिस से मतलब उनको उम्मीद नहीं कि उनको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इन माँ बाप को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए
और वो इंसाफ ही है जो शायद सारी ज़िंदगी उनको थोड़ा सा मुतमईन कर सके कि हमने अपने बच्चे की जो मौत है उसको रायगा नहीं जाने दिया, और जो जालिम और जो कातिल मैं कहूँगी उस्ताद है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इसी के नोट पर आई थिंक मज़ीद अब कोई बात ना हो सकती है, ना कहा जा सकता है। इंतहाई अफसोस, अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।